नमस्कार। आज हम मिस्टर बेंजामिन ग्राहम की बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की समरी कवर करने जा रहे हैं। मिस्टर बेंजामिन ग्राहम दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट के गुरु हैं। मिस्टर वॉरेन बफेट जब 19 साल के थे तब उन्होंने ये बुक पढ़ी थी और ये बुक पढ़ने के बाद उन्होंने कहा था कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग पर लिखी गई आज तक की सबसे बेस्ट बुक है, और आज भी वो यही कहते हैं। मिस्टर वॉरेन बफेट ने अपनी यंग एज में इन्वेस्टमेंट पर 2 बुक्स पढ़ी थी, जिन्हें पढ़कर वो उन बुक्स के ऑथर से बहुत प्रभावित हुए थे। जब उन्हें पता चला कि उन बुक्स के ऑथर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो उन्होंने सिर्फ उस ऑथर के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली थी, और वो ऑथर और कोई नहीं बल्कि मिस्टर बेंजामिन ग्राहम थे। और वो 2 बुक्स द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और सिक्योरिटी एनालिसिस थी। मिस्टर बेंजामिन ग्राहम ने इन्वेस्टिंग को कुछ इस तरह डिफाइन किया है: एन इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन इज वन विच अपॉन थोरो एनालिसिस promises safety of principal and an adequate return. Operations not meeting these requirements are speculative. इन्वेस्टमेंट वो है जो पूरा एनालिसिस करने के बाद आपके प्रिंसिपल को यानी आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट को सेफ रखती है और उस पर आपको एडिक्वेट यानी उचित रिटर्न्स देती है। इसके अलावा बाकी जो भी है वो स्पेकुलेशन यानी सट्टेबाजी है। इन्वेस्टमेंट की इस डेफिनेशन में 3 मेन पॉइंट्स है। पहला, आपको पूरी तरह कंपनी को और उसके बिजनेस को एनालाइज करना चाहिए। दूसरा, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को लॉसेस से बचाना चाहिए। और तीसरा, आपके इन्वेस्टमेंट ने आपको एडिक्वेट यानी उचित रिटर्न्स देने चाहिए। तो आप किसी को भी इन्वेस्टर नहीं कह सकते। जो लोग इस डेफिनेशन के अनुसार इन्वेस्टिंग करते हैं, बस उन्हें ही आप इन्वेस्टर कह सकते हो। तो अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो अपने आप से ये सवाल पूछो कि क्या मैं इस डेफिनेशन के अनुसार इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ? क्या मैं वाकई में इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ या फिर स्पेकुलेटिंग कर रहा हूँ? स्पेकुलेशन बहुत फैसिनेटिंग होता है, वो किसी को भी अपनी तरफ इजीली अट्रैक्ट कर लेता है। कुछ लोगों को इसमें बहुत मज़ा आता है। अगर आप भी अपना लक ट्राई करके स्पेकुलेट करना चाहते हो तो आप उसके लिए एक छोटा सा पोर्शन निकाल कर रखिए और एक सेपरेट डीमैट अकाउंट के जरिए उसे हैंडल करिए। जब आपको स्पेकुलेटिंग करके अच्छा प्रॉफिट मिलेगा तो गलती से भी उस अकाउंट में और ज़्यादा पैसे मत डालिए। स्पेकुलेशन करते वक्त सिर्फ स्पेकुलेशन के बारे में सोचिए और इन्वेस्टमेंट करते वक्त सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए। दोनों को कभी मिक्स मत होने दीजिए। इन्वेस्टर्स बिजनेस की वैल्यू के अनुसार उसके स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं, वही स्पेकुलेटर्स सोचते हैं कि शेयर प्राइस बढ़ जाएगी क्योंकि कोई ना कोई उस स्टॉक के लिए ज़्यादा प्राइस पे करेगा। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स शेयर प्राइस गिर रही है इसलिए कभी शेयर नहीं बेचते। वो चेक करते हैं कि कंपनी के बिजनेस की वैल्यू में कोई चेंज हुआ है क्या। मिस्टर बेंजामिन ग्राहम का अगला रूल है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को कंपनी के पास्ट को देखकर उसका फ्यूचर फोरकास्ट नहीं करना चाहिए, यानी कंपनी के पास्ट को देखकर कंपनी के भविष्य का पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए। जब सारे इन्वेस्टर्स को लगता है कि किसी स्टॉक में गारंटीड पैसा बनेगा तो वो उसे क्रेजीली खरीदने लगते हैं, जिससे शेयर की प्राइस बढ़कर ओवर वैल्यूड हो जाती है। और इसके पीछे एक सिंपल लॉजिक है, कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसकी एक सीमा होती है। सिमिलरली इन्वेस्टर्स उस शेयर के लिए जो प्राइस पे कर रहे हैं उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए, नहीं तो वो स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाएगा और इन्वेस्टर्स को बाद में उसमें नुकसान हो जाएगा। बहुत सारे लोग यही भूल करते हैं, वो मार्केट की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखकर शेयर्स खरीद लेते हैं। इन्वेस्टर्स को पता होता है कि इन्वेस्टमेंट में सक्सेस के लिए उन्हें बाय लो सेल हाई ये रूल फॉलो करना होगा, फिर भी वो इसके अपोजिट ही करते हैं। इन्वेस्टिंग में जनरली ये माना जाता है कि जितने ज़्यादा रिस्क आप लोगे उतने ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिलेंगे। अगर आप रिस्क कम लेते हो तो आपको रिटर्न्स भी कम ही मिलेंगे। पर मिस्टर ग्राहम कहते हैं कि ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर कितने इंटेलिजेंट एफर्ट्स ले रहा है इस पर डिपेंड होता है। ज़्यादा रिटर्न्स उसी इन्वेस्टर को मिलते हैं जो अलर्ट रहकर ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंस और स्किल्स का उपयोग करते हैं, और उसके लिए काफ़ी टाइम और एनर्जी लगती है। उनका अगला रूल है कि आईपीओ में इन्वेस्ट करते वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें एक तो बहुत जोरों शोरों के साथ प्रमोट किया जाता है, और दूसरा ज़्यादातर आईपीओज जब मार्केट अच्छी कंडीशन में होता है तब लाए जाते हैं, और ऐसी कंडीशन आईपीओ लाने वाली कंपनी के लिए ज़्यादा अनुकूल होती है और इन्वेस्टर्स के लिए कम। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर आईपीओज मार्केट में जब बुल रन चल रहा होता है तब आते हैं। 1968-69 में यूएस में जब बुल रन चल रहा था तब 781 कंपनीज के आईपीओज आए थे, जबकि 1974 में जब बियर रन चल रहा था तो सिर्फ 9 कंपनीज के आईपीओ आए थे, और 1975 में 14 कंपनीज के आईपीओ आए थे। तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को ऐसे प्रमोशंस को परखना और उनसे दूर रहना आना चाहिए। अगर आप आईपीओज में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको उन्हें बहुत ज़्यादा केयरफुली एनालाइज करना होगा। आईपीओ में शेयर की प्राइस इन्वेस्टमेंट बैंक्स डिसाइड करती है,
वही वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद उस शेयर की प्राइस लोग डिसाइड करते हैं। इसलिए जब इन्वेस्टमेंट बैंक शेयर प्राइस डिसाइड करती है तो उसमें बार्गेन मिलना बहुत मुश्किल होता है। वही लोगों के ग्रीड और फियर की वजह से सेकेंडरी मार्केट में बार्गेन अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। इसलिए आईपीओ में इन्वेस्ट करते वक्त आपको थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना होता है। अब बार्गेन क्या होता है इसे समझते हैं। जब किसी स्टॉक की वैल्यू उसकी सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होती है तो उसे बार्गेन इशू कहते हैं। मिस्टर ग्राहम कहते हैं कि कोई स्टॉक तब अच्छा बार्गेन होता है जब उसकी वैल्यू उसके सेलिंग प्राइस से कम 50% से ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टॉक की सेलिंग प्राइस 100 रुपये है तो वो तभी अच्छा बार्गेन होगा जब उसकी वैल्यू 150 रुपये या उससे ज़्यादा होगी। बार्गेन पता करने का और एक तरीका है, जब कोई स्टॉक उसके नेटवर्किंग कैपिटल से भी कम प्राइस पर सेल हो रहा हो तब वो एक अच्छा बार्गेन हो सकता है। नेटवर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। कंपनी के करंट एसेट से सारी लायबिलिटीज यानी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको कंपनी का नेटवर्किंग कैपिटल मिलता है। जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको एनालिसिस करते वक्त ये सोचकर एनालिसिस करना होगा कि आप उस पूरी कंपनी को खरीदने जा रहे हो। तो जब कोई कंपनी आपको उसके नेटवर्किंग कैपिटल से कम भाव में मिलती है तो उसका मतलब होता है कि आप कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि बिल्डिंग्स, मशीनरीज एटसेट्रा इनके लिए कुछ पे नहीं कर रहे हो, वो आपको फ्री में मिल रही है। तो अगर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन उसके नेटवर्किंग कैपिटल से कम है तो वो एक बार्गेन इशू हो सकता है। बहुत कम कंपनीज आपको उसके नेटवर्किंग कैपिटल से कम भाव में मिलती है, पर मिलती ज़रूर है। यूजुअली बियर मार्केट में और रिसेशन के पीरियड में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स क्राउड को फॉलो करते हैं, इसलिए अगर कोई स्टॉक बार्गेन में मिल रहा है तो वो भी उस स्टॉक से दूर रहते हैं क्योंकि बाकी लोग उस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और जो स्टॉक ऑलरेडी बहुत ओवर वैल्यूड है उनमें इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि बाकी लोग भी उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जबकि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जब कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है तब उसे खरीद लेता है और जब वो बहुत ओवर वैल्यूड होता है तो उसे बेच देता है। कुछ लोग समझते हैं कि किसी स्टॉक की प्राइस अगर बहुत बढ़ गई है तो वो स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया है और किसी स्टॉक की प्राइस अगर बहुत गिर गई है तो वो स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया है। वो शेयर की प्राइस देखकर पता लगाते हैं कि शेयर अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। पर शेयर अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड ये पता करने के लिए आपको उसके बिजनेस की वैल्यू पता करनी होगी, यानी उसके बिजनेस की वैल्यू को उसके शेयर प्राइस से कंपेयर करना होगा। उनका अगला रूल है डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। स्टॉक प्राइस में फ्लक्चुएशंस यानी उतार चढ़ाव चलते रहते हैं और इन्वेस्टर्स इन फ्लक्चुएशंस का फायदा लेना चाहते हैं और उसके लिए वो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं, यानी आने वाली टाइम में प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी ये पता करने की कोशिश करते हैं। जब उन्हें लगता है कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो वो शेयर्स खरीद लेते हैं। अगर आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश या फोरकास्टिंग करने लगोगे कि अब शेयर प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी तो आप एक स्पेकुलेटर बन जाओगे। बहुत सारे लोगों ने मार्केट को टाइम करने की कोशिश में बड़े बड़े लॉसेस उठाए हैं। नेवर ट्राई टू टाइम द मार्केट, क्योंकि मार्केट को आपको सरप्राइज करना बहुत पसंद है। ब्रोकरेज फर्म और मार्केट एनालिस्ट कंटिन्यूसली मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं, उसको फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो उनका बिजनेस है और उन्हें उसके पैसे मिलते हैं। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को कभी इसमें पड़ना नहीं चाहिए। हर इन्वेस्टर को यह समझना चाहिए कि शेयर प्राइस में फ्लक्चुएशंस यानी उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। मार्केट फ्लक्चुएशंस इन्वेस्टर्स को अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में मदद करते हैं, तो इसे हम एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। A&P 1929 में अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, जिसका नाम अब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो गया है, उस पर लिस्ट हुआ था। स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर उसकी शेयर प्राइस $494 पर चली गई थी। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन की वजह से 1932 तक उसकी शेयर प्राइस गिरते गिरते $104 पर चली गई। देन 1938 में उसकी शेयर प्राइस $36 पर आ गई। उस टाइम पूरी कंपनी $126 मिलियन में मिल रही थी, जबकि कंपनी के पास $85 मिलियन की तो सिर्फ कैश थी और कंपनी के पास उस वक्त $134 मिलियन का वर्किंग कैपिटल था। A&P तब अमेरिका की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी थी और कंपनी का बिजनेस परफॉर्मेंस भी बहुत इंप्रेसिव और आउटस्टैंडिंग था, फिर भी वो इतनी कम प्राइस में मिल रहा था। इसके पीछे मेनली 3 कारण थे। पहला, ऐसी बातें चल रही थी कि चेन स्टोर्स पर स्पेशल टैक्स लग सकता है, और दूसरा ये कि कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल कम हुआ था, और तीसरा, तब पूरा मार्केट ही डिप्रेस था। मिस्टर ग्राहम कहते हैं कि पहला रीज़न तो बस एक फियर यानी डर था, और दूसरा और तीसरा रीज़न बस टेम्पररी इन्फ्लुएंसेस थे। 1938 में A&P के शेयर प्राइस $36 थी, वहीं 1937 में वो $80 थी।
और उसका प्राइस टू अर्निंग रेशो 12 था। $80 के शेयर प्राइस पर भी मिस्टर ग्राहम के अनुसार ANP का स्टॉक एक बार्गेन और अट्रैक्टिव स्टॉक था। अगर किसी इन्वेस्टर ने ANP के शेयर्स 1937 में $80 के प्राइस में खरीदे होते तो उसके प्राइस $36 होने पर भी उसके लिए वो कोई इंपॉर्टेंट इशू नहीं था, क्योंकि तब शेयर प्राइस गिरी थी पर ANP की बिजनेस वैल्यू सेम थी। अगर उसके पास पैसा और करेज होता तो वो $36 के प्राइस पर ANP के और शेयर्स खरीद लेता। 1939 में ANP के शेयर प्राइस $117 तक चली गई और 1961 में उसके शेयर प्राइस $705 हो गई थी और उसका प्राइस टू अर्निंग रेशो 30 हो गया था। उस वक्त लोग ANP पर बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे, पर उस ऑप्टिमिज्म को कोई जस्टिफिकेशन नहीं था। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन तब खराब हो रही थी और स्टॉक और वैल्यूड हो गया था, फिर भी लोग उस पर ऑप्टिमिस्टिक थे। फिर 1962 में उसके शेयर प्राइस $340 हो गई, पर $340 की प्राइस 1937-1938 जैसी बार्गेन प्राइस नहीं थी। बाद में ANP की प्राइस और गिरकर 1972 तक $180 हो गई थी। तो इस तरह मार्केट में ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म चलता रहता है। 1938 में ANP का बिजनेस कोई बार्गेन प्राइस में भी खरीदने के लिए तैयार नहीं था। वहीं 1961 में लोग ANP का शेयर ओवर वैल्यूड होने के बावजूद भी उसके लिए ज़्यादा प्राइस देने के लिए तैयार थे। 1961 की ANP 1938 की ANP से बड़ी कंपनी ज़रूर हुई थी, पर वो 1938 की ANP की तरह अच्छी तरह नहीं चलाई जा रही थी और वैल्यूएशन के हिसाब से उतनी अट्रैक्टिव भी नहीं थी। इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है कि शेयर प्राइसेस कई बार एक्सट्रीमली फ्लक्चुएट करती है और इन्वेस्टर्स अलर्ट रहकर और करेज दिखाकर ऐसी अपॉर्चुनिटीज का फायदा ले सकते हैं। और दूसरी बात ये कि ज़्यादातर बिजनेसेस की क्वालिटी और कैरेक्टर लॉन्ग टर्म में बदलते हैं, इसलिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करना ज़रूरी है। मार्केट फ्लक्चुएशंस का आप कैसे फ़ायदा ले सकते हो, इसको हम एक और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी प्राइवेट बिजनेस का, यानी जो बिजनेस स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, उसका कुछ स्टेक यानी हिस्सा $1000 में खरीद लिया है। उस कंपनी में आपका एक पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट, जो कि बहुत हेल्पफुल है। हर दिन वो आपको बताता है कि उसके अनुसार आपके स्टेक की वैल्यू कितनी है। इतना ही नहीं, अगर आपको उस प्राइस पर और शेयर्स खरीदने हैं तो वो आपको शेयर्स खरीद कर देगा, और अगर आपको उस प्राइस में अपने शेयर्स बेचने हैं तो वो आपके शेयर सेल करके देगा। मिस्टर मार्केट जो प्राइस आपको डेली बेसिस पर बताता है वो कभी कभी उस बिजनेस की डेवलपमेंट और प्रॉस्पेक्ट्स को देखकर आपको सही लगती है, वही कभी कभी मिस्टर मार्केट ने बताई हुई प्राइस आपको बहुत सिली लगती है। अगर आप सेंसिबल इन्वेस्टर हो तो क्या आप मिस्टर मार्केट आपको जो डेली प्राइस बता रहा है उसे ही उस शेयर की वैल्यू मानोगे? अगर आप मिस्टर मार्केट ने कोट की हुई प्राइस से अग्री करते हो तो ही आप मिस्टर मार्केट ने बताई हुई शेयर प्राइस के अनुसार अपने शेयर्स की वैल्यू लगाओगे, और बाकी टाइम आप मिस्टर मार्केट ने बताई हुई प्राइस पर ध्यान नहीं दोगे। अगर मिस्टर मार्केट आपको बहुत ज़्यादा हाई प्राइस कोट करता है तो आप हैप्पीली अपने शेयर्स उस प्राइस पर बेच दोगे, और अगर मिस्टर मार्केट आपको बहुत कम प्राइस कोट करता है तो आप हैप्पीली उससे वो शेयर्स उस प्राइस में खरीद लोगे। तो प्राइस फ्लक्चुएशंस जब शेयर प्राइस बहुत गिर जाती है तब इन्वेस्टर्स को शेयर खरीदने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, और जब शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा होती है तो शेयर बेचने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, और बाकी टाइम वो इन्वेस्टर स्टॉक प्राइसेस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो मार्केट को भूल जाते हैं। स्टॉक मार्केट ऑक्शन बेसिस पर चलता है, इसलिए फ्लक्चुएशन स्टॉक मार्केट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनफैक्ट फ्लक्चुएशन स्टॉक मार्केट की ब्यूटी है। इन फ्लक्चुएशंस की वजह से ही शेयर्स कई बार अंडर वैल्यूड तो कई बार ओवर वैल्यूड होते हैं, और इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कंपनी की वैल्यू को देखकर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो अगर शेयर प्राइस ज़्यादा गिरती है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, और अगर शेयर प्राइस बहुत बढ़ती है तो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की भी ज़रूरत नहीं। इसलिए मिस्टर ग्राहम कहते हैं कि बस कोई शेयर गिर रहा है इसलिए उसे मत बेचो, और बस कोई शेयर बढ़ रहा है इसलिए उसे मत खरीदो। तो ये था द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की समरी का पहला पार्ट। अगले शनिवार को हम इसके दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक बहुत ही बेहतरीन बुक है जो हर किसी को पढ़नी चाहिए, पर याद रखना कि ये बुक बिगिनर्स के लिए नहीं है। तो अगर आप बिगिनर्स हो तो पहले आप स्टॉक मार्केट को समझो, सीखो, और उसके बाद इस बुक को पढ़ो।